अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिस्कशन अपनी स्टार्ट की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, ये दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन हमने कल कवर की थी। तो किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल, हमने डिफरेंट बिजनेस कॉस्ट आइडेंटिफाई की थी और हमने कहा था हम कॉस्ट को हम डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। सेम ग्रुप सेम कॉस्ट 1 2 3 कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं और सेम कॉस्ट प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन में तकसीम कर सकते हैं। नॉन प्रोडक्शन में फर्दर हमने कहा था चाहे तो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, इसमें मज़ीद भी कैटेगरीज बना सकते हैं। ये दो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की तकसीम कल देखी थी। कोई इशू कल की डिस्कशन से जी? आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन पर जाते हैं, दैट इज़ बाय नेचर। बाय नेचर कॉस्ट के दो हिस्से बनाए जा सकते हैं। अच्छा, बाय द वे ये क्लासिफिकेशन ना ओवरलैप भी अभी होंगी हमारी। जैसे अभी हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में भी कि मैंने एक ही कॉस्ट को बाय फंक्शन भी देखा और बाय एलिमेंट भी देखा, ठीक है। तो ये हमारे इसी तरह मैं एक ही कॉस्ट को बाय फंक्शन, बाय एलिमेंट, बाय नेचर, बाय बिहेवियर, चार अंदाज से देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग अभी हमारे आनी है। तो अभी हम चलें, फिलहाल हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। तो जनाब कौन बताएगा, ये भी आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की स्टडीज़ में आप पढ़ के आए हुए हैं। कोई बताएगा जनाब, जो नॉलेज बचा कुचा है उसकी बेसिस पे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट जो जैसे कि हमने टेक्स्ट बनाया है इसमें इलेक्ट्रिक इस्तेमाल हुई है, तो वो अगर हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। प्रोडक्ट बनाते हुए जो कॉस्ट विद एक्यूरेसी, द कीवर्ड है एक्यूरेसी, जो कॉस्ट विद एक्यूरेसी मेजर की जा सके कि एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा लगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और जो कॉस्ट विद एक्यूरेसी मेजर ना की जा सके वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब यहां पे हम साथ ही इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ बाय एलिमेंट भी कंबाइन कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, जैसे इस फर्नीचर वर्कशॉप में ये जो लकड़ी है ये डायरेक्ट मटेरियल है। इस फर्नीचर वर्कशॉप में ये जो पाइप है ये डायरेक्ट मटेरियल है। वी कैन मेजर विद एक्यूरेसी कि यहाँ पे कितने फुट लकड़ी लगी है, रेट हमारे पास है, ज़रब देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने रुपए की लकड़ी लगी है। पाइप हम आसानी से मेजर कर सकते हैं कितने फुट लगा, रेट हमारे पास है, पाइप किस रेट पे आता है, पर फुट मल्टीप्लाई करो पाइप की कॉस्ट आ जाएगी। तो विद एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी पाइप कितना लगा। तो ये डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल्स हैं। लेकिन इसी वर्कशॉप में हमने हेल्पर्स भी कुछ रखे हुए हैं जिनका काम है, जहाँ पे ये फर्नीचर बन रहा है वहाँ पे फर्श की मशीनों की सफाई करते रहना, और सफाई के लिए दे आर यूजिंग डस्टर्स, क्लीनिंग क्लॉथ्स, वो भी मटेरियल है। प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो मशीनों की सफाई, फर्श की सफाई भी ज़रूरी है, उसमें भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या हम क्लीनिंग क्लॉथ को डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि क्लीनिंग क्लॉथ एक डेस्क बनाने में कितना इस्तेमाल हुआ, तो आंसर भाई दिस कैन नॉट बी डिटरमिन। क्योंकि क्लीनिंग क्लॉथ तो डेस्क बनाने में इस्तेमाल ही नहीं होता, वो तो डेस्क बनाने में जो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी सफाई में इस्तेमाल होता है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह हमारी डेस्क बनाने में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनमें एक पुर्जा खराब हो गया, वो पुर्जा बदला हमने, है तो वो भी मटेरियल, फिजिकल आइटम है, मटेरियल है, पुर्जा खराब हुआ बदला, मटेरियल कॉस्ट है। बट क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? आंसर इज नो, क्योंकि वो पुर्जा प्रोडक्ट में नहीं लगा, वो पुर्जा उस मशीन में लगा जो मशीन प्रोडक्ट बना रही है, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। तो मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, मटेरियल इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, यहां पे एक सबसे अहम बात जो हम भूल गए वो ये है, प्रोडक्शन कॉस्ट का एक हिस्सा डायरेक्ट होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट का एक हिस्सा इनडायरेक्ट है। मतलब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी डायरेक्ट नहीं हो सकती, याद रखना है। डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी इनडायरेक्ट नहीं होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का वो हिस्सा जो विद एक्यूरेसी मेजर किया जा सके, एक यूनिट पे कितना लगा, वो डायरेक्ट है। मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल की मिसाल दी और प्रोडक्शन कॉस्ट के रेफरेंस से ही दी।
क्योंकि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में तो एग्जाम्पल में जाने की जरूरत ही नहीं है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो सारी इनडायरेक्ट होती हैं, उसमें तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम लेबर की अगर बात करें, एक हम लेबर एंगेज करते हैं अपनी फैक्ट्री में जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं पर डेस्क, कि भाई आपने डेस्क बना के देना है और एक डेस्क बनाने की मजदूरी 1000 रुपया। तो बताइए ये लेबर को जो हम तनख्वाह दे रहे हैं, ये जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, क्योंकि हमें विद एक्यूरेसी पता है कि एक डेस्क बनाने की लेबर कितनी है। क्योंकि हम तनख्वाह ही पर डेस्क दे रहे हैं तो ये डायरेक्ट होगी। लेकिन इसी वर्कशॉप में हमारे पास हेल्पर भी काम कर रहे हैं जिसको हम तनख्वाह पे कर रहे हैं 1000 रुपये दिहाड़ी। हेल्पर का काम क्या है? क्या डेस्क बनाना? हेल्पर का काम है डेस्क बनाने वाली टीम की मदद करना, सफाई सुथराई, औजार पकड़ाना, पार्ट पकड़ाना। वो डेस्क नहीं बना रहा। तो जनाब क्या जो हेल्पर को सैलरी हम दे रहे हैं, क्या वो पर डेस्क कितनी सैलरी दी गई विद एक्यूरेसी मैयर हो सकती है? उनको तो पर डेस्क पे ही नहीं कर रहे। तो हेल्पर को जो सैलरी जा रही है वो भी लेबर है, लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है। इसी तरह हम एक्सपेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मिसाल, लेट्स अज्यूम हम ये जो डेस्क बनाते हैं इसका डिज़ाइन हमने एक इंटरनेशनल फर्नीचर डिज़ाइनर से लिया है। उससे हमने रिक्वेस्ट कीजिए हमें अपने डेस्क का डिज़ाइन दो, हम उस डिज़ाइन के डेस्क बना के बेचना चाहते हैं। तो जब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी प्रोडक्ट बनाने की परमिशन लेती है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस परमिशन के साथ एक फीस, एक नहीं कई फीसें अटैच करती है, लेकिन उनमें से एक फीस कहलाती है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन के ऊपर या उनके फार्मूला के ऊपर कोई प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हो, तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे यूजुअली पर यूनिट फीस एग्री करती है कि ठीक है क्या जी आप डेस्क बना के बेचें हमारे डिज़ाइन के मुताबिक, लेकिन आप हमें पर डेस्क 100 रुपया पे करेंगे। जितने डेस्क हमारे डिज़ाइन के मुताबिक बना के बेचेंगे पर डेस्क 100 रुपया पे करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर में नहीं होती, रॉयल्टी आपकी इंटरनेशनल फूड चेन में आ जाओ, मैकडॉनल्ड में आ जाओ, वो भी पे करते हैं। मैकडॉनल्ड पाकिस्तान ने मैकडॉनल्ड अमेरिका से परमिशन ली हुई है कि जी आप अपने नाम और अपने रेसिपी के मुताबिक हमें यहाँ बर्गर बेचने की इजाज़त दें। उन्होंने कहा जी दे देते हैं इजाज़त, फ़ीस दे दो हमें। फ़ीस क्या तय हुई? लेट्स अज्यूम 2 फीसें तय हुई होंगी। एक पहले इनिशियल परमिशन की फ़ीस 10 करोड़ दे दो भाई, तो हम तुम्हें बोर्ड लगा के रेस्टोरेंट खोलने के नक्शे दे देते हैं, बनाने की इजाज़त दे देते हैं, फार्मूला भी दे देते हैं, तो 10 करोड़ इनिशियल लाइसेंस भी दे दी। उसके बाद हर सेल के ऊपर 10%, 100 रुपये की चीज़ बेचोगे 10 रुपये, 1000 रुपये की चीज़ बेचोगे 100 रुपया, ये रॉयल्टी होगी। तो रॉयल्टी वो भी दे रहे हैं। रॉयल्टी आपके ऑथर्स को किताब लिखने पे, किताब बिकने पे भी मिलती है। कोई इंटरनेशनल को ऑथर है, उसने किताब लिखी है, ये हैरी पॉटर वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, तो प्रिंट पब्लिशर किताबें छापता है और बेचता है, एग्रीमेंट किया राइटर के साथ, पर बुक हम आपको से $1 $2 देंगे आपको, ये रॉयल्टी है। अब रॉयल्टी ना मटेरियल है ना लेबर है, इट इज़ एक्सपेंस, और रॉयल्टी इज डायरेक्ट एक्सपेंस। यू कैन प्रिसाइजली मेजर एक डेस्क के ऊपर 100 रुपया। जैसे मैकडॉनल्ड की रॉयल्टी है 10%, तो 1000 रुपये का बर्गर बेचेंगे तो 100 रुपया पर बर्गर, 1500 का मील बेचेंगे तो 150 रुपया पर मील, तो आपको पता है पर यूनिट कितना खर्चा जा रहा है। दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट की मिसाल लेनी है तो फैक्ट्री का रेंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की मिसाल लेनी है तो फैक्ट्री का बिजली का बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल लेनी है तो फैक्ट्री की मशीन की डेप्रिसिएशन, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मिसाल है। सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी। मैं कीवर्ड में फिर तवज्जो दिला रहा हूँ, विच कैन बी ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स हैं रॉ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस में रॉयल्टीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रेफरेंस से एक, डायरेक्ट कॉस्ट के रेफरेंस से एक और टर्म जो आपने सीखी भी है गालिबन, दैट इज प्राइम कॉस्ट। सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट
Its examples are tools, spares, materials that are used in machinery or equipment used in production. Salary paid to storekeeper, accountant, and CEO of the company. Factory rent if the factory premises are hired. Electricity and other utility expenses incurred during the production. और जनाब indirect expenses को collectively हम overheads कहते हैं. प्रोडक्शन के इनडायरेक्ट खर्चे हैं तो उनको प्रोडक्शन ओवरहेड कहेंगे. एडमिन के खर्चे तो सारे ही इनडायरेक्ट होते हैं, तो सारे खर्चों को कलेक्टिवली एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहा जाता है. प्रोडक्शन के खर्चे जो इनडायरेक्ट हैं उनको ओवरहेड्स किया जाएगा. एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सारे ही इनडायरेक्ट होते हैं भाई, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया, डायरेक्ट कॉस्ट तो प्रोडक्शन कॉस्ट में से होती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में कभी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती. प्रोडक्शन कॉस्ट के दो हिस्से हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कह देंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्शन ओवरहेड कह देंगे. ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो तो सारे के सारे, जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सारे के सारे ओवरहेड्स ही रहते हैं. तो हमने यहाँ पे जो बात देखी कि भाई कॉस्ट को बाय फंक्शन हम प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं, और प्रोडक्शन को आगे मज़ीद बाय नेचर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं. और इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं. और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं, और इन सारे के सारों को हम कलेक्टिवली ओवरहेड्स कह सकते हैं. एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड मार्केटिंग ओवरहेड एटसेट्रा. सो बाय फंक्शन, बाय नेचर एंड बाय एलिमेंट, ये तीनों क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोडक्शन की डायग्राम में, एक ही डायग्राम में दिखा दी. कॉस्ट के बाय फंक्शन, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन दो हिस्से हैं. प्रोडक्शन के बाय नेचर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो हिस्से हैं, और डायरेक्ट कॉस्ट में भी बाय एलिमेंट तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं. इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी बाय एलिमेंट तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं. हमारा मेन फोकस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 98-99% डिस्कशन हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पे होने वाली है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमने सीखना क्या है, एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आया, बनाते कहाँ पे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमारी डिस्कशन होनी है. ये जो नॉन प्रोडक्शन का एरिया है, ये बस ऐसे चलते चलते बरसरे राह ही को जिक्र आ जाए तो आ जाए. मेन हमारा फोकस इस एरिया पे रहने वाला है, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर रहने वाला है. जी, एनी क्वेश्चन? बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन पे हमने थोड़ी बात की. अच्छा, ये डेप्रीसिएशन बाय डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज डेप्रीसिएशन? हाँ जी, डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन कोई बच्चा? जी बेटा. सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ. सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. बिल्कुल ठीक हो गया जी. डेप्रीसिएशन की पॉसिबल मेथड या पॉलिसीज को बताएगा बेटा, आप बताइए. डेप्रीसिएशन के डिफरेंट मेथड या पॉलिसीज क्या क्या हो सकते हैं? हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बिल्कुल ठीक है. इसके अलावा भी कुछ पढ़ा हुआ आपने? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, बिल्कुल ठीक है जी. सम ऑफ डिजिट मेथड, बिल्कुल ठीक है जी. देयर आर डिफरेंट मेथड जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट प्रोड्यूस्ड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है. अब मुझे बताइए, एक कंपनी की डेप्रीसिएशन है, कंपनी ए,
डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉलो कर रही है रिड्यूसिंग बैलेंस, और कंपनी भी पॉलिसी फॉलो कर रही है यूनिट प्रोड्यूस्ड। बताइए इनमें से किस कंपनी की कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट डायरेक्ट है और किस कंपनी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनडायरेक्ट है? ए की इनडायरेक्ट है, बी की डायरेक्ट है। अब अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पे वापस लेके जाऊं और उसमें मैं आपसे सवाल करूं, क्या डेप्रिसिएशन एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट होती है? डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में ही आपके साथी ने वर्ड सिस्टमैटिक का यूज कर लिया, बट वहां पे सिस्टमैटिक के साथ एस्टिमेट का वर्ड भी आता है। तो डेप्रिसिएशन का मेथड जो मर्जी हो, डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। वो मेथड आप बेशक रिड्यूसिंग बैलेंस लो, स्ट्रेट लाइन लो या यूनिट बेस्ड लो, दैट इज एस्टिमेट, दैट इज नॉट एक्यूरेट। सो डेप्रिसिएशन का मेथड जो मर्जी है वो आपकी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ही रहेगी, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको वर्ड एक्यूरेट को हाईलाइट करवाया था। डेप्रिसिएशन एक्यूरेट नहीं होती भाई, डेप्रिसिएशन जो मर्जी मेथड इस्तेमाल कर लो वो एस्टिमेट होती है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं जनाब बाय नेचर की। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर? इनमें से इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है? इनडायरेक्ट लेबर के लिए सिंपल मिसाल जो रहती है, आसान पहचान जो है, वो वर्कर जो प्रोडक्ट बना नहीं रहा अपने हाथ से, वो इनडायरेक्ट है। चांसेस यही हैं कि जो वर्कर अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाता है वो डायरेक्ट होगा। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा वर्कर है जो अपने हाथ से प्रोडक्ट या सर्विस देने में इन्वॉल्व नहीं है। असेंबली वर्कर, ये तो प्रोडक्ट बना रहा है। स्टोर असिस्टेंट इन फैक्ट्री स्टोर, क्या ये प्रोडक्ट बनाता है? नो, ये प्रोडक्ट नहीं बनाता, शायद ये इनडायरेक्ट वर्कर है। प्लास्टरर इन बिल्डिंग कंपनी, प्लास्टर बिल्डिंग को प्लास्टर करने वाला, क्या हम कह सकते हैं कि प्लास्टर करने वाला बंदा प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है कंपनी की? यस, बिल्डिंग कंपनी की प्रोडक्ट क्या है? बिल्डिंग। और प्लास्टर जो कर रहा है वो बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व है, ये डायरेक्ट है। ऑडिट क्लर्क इन अकाउंटेंसी फर्म, अकाउंटेंसी फर्म क्या सर्विसेज देती है? ऑडिट। और ऑडिट क्लर्क सर्विस देने में इन्वॉल्व है। जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसका डायरेक्ट वर्कर है, जो वर्कर प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है। और जो कंपनी सर्विस दे रही है उसका डायरेक्ट वर्कर कौन है? जो वर्कर सर्विस देने में इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है कि एक कंपनी प्रोडक्ट बना के बेचती है, एक कंपनी सर्विस अपनी बेचती है। तो प्रोडक्ट बनाने में जो वर्कर इन्वॉल्व है वो प्रोडक्शन कंपनी के लिए डायरेक्ट वर्कर है, और सर्विस देने में जो वर्कर इन्वॉल्व है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट वर्कर है। ठीक है, तो ऑडिट क्लर्क जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट वर्कर है। इनडायरेक्ट वर्कर यहां पे सिर्फ एक बचा, दैट इज बी। डायरेक्ट कॉस्ट आर, ये डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन पे बात हो रही है जनाब, तो जरा ध्यान से तसल्ली से पढ़िए ABCD और बताइए इनमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। चाहो तो डेफिनेशन डायरेक्ट कॉस्ट की दोबारा खोल लो अपने सामने, तसल्ली से पढ़ के बताइए डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन इनमें से कौन सी दुरुस्त है। एक एक वर्ड एंड और पे तवज्जो दे के पढ़ना है बेटा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, हमें एग्जाम में तो MCQ नहीं आते, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए हम ये इस तरह के क्वेश्चन जरा डिस्कस कर रहे हैं। जी जनाब, कॉस्ट सेंटर का मतलब पता है हमें? कॉस्ट सेंटर क्या होता है हमें? कॉस्ट सेंटर का मतलब पता है? डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। कॉस्ट सेंटर से मुराद होता है डिपार्टमेंट। आप बताओ
क्या है आंसर? डेल्टा, बिल्कुल ठीक है जी। ये बात बीटा ठीक होती है अगर जुमला यहाँ पे ख़त्म हो जाता। जुमला अगर यहाँ पे कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट, बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता, फिर ये ऑप्शन ठीक थी। लेकिन उसने कहा यूनिट तक पता लग जाए या किस डिपार्टमेंट का खर्चा पता लग जाए, फिर डिपार्टमेंट का खर्चा पता लगने से डायरेक्ट थोड़ी हो जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन तो है कि यूनिट पे कितना खर्चा लगा ये पता लगना चाहिए। डिपार्टमेंट का पता लगने से, जैसे हेड ऑफिस में किराया पे किया आपने, पता लग गया हेड ऑफिस का किराया, तो क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी? आंसर इज नो। तो जनाब आंसर यकीनन यहाँ पे डेल्टा। जी बेटा, अगर ये सिंगल कॉस्ट तक होता जैसे कि आपने कहा है, लेकिन इधर प्रोडक्शन वर्ड तो लिखा नहीं हुआ, तो फिर भी हम इसे सही कहेंगे? दोबारा बोलो। ये जो आपने बीटा कहा है कि अगर ये कॉस्ट यूनिट तक लिखा होता तो हम इसको करेक्ट कर देते, हाँ जी। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोडक्शन का वर्ड तो नहीं है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉस्ट इनकर हुई है। आपके साथी का कहना है कि इस जुमले में स्टेटमेंट में कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट का जिक्र नहीं आया, हमें कॉस्ट के रेफरेंस से बात की जा रही है। तो बात बेटा आपकी ठीक है, शायद यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी उस लास्ट से मिसिंग है, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। लेकिन नॉर्मली एग्जामिनेशन में जब एक रेफरेंस से बात की जाती है तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का भी तो जिक्र नहीं ना किया गया, ये भी तो नहीं कहा गया ये एडमिन की कॉस्ट है या सेलिंग की कॉस्ट है। तो इन सच सिनेरियोज हम अज्यूम करते हैं ये कॉस्ट उसी रेफरेंस से डिस्कस की जा रही है जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये डेफिनेशन को परसू करना है। आल्दो उसने प्रोडक्शन कॉस्ट का यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं किया, लेकिन कहीं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का हिंट अगर नहीं अवेलेबल तो हम अज्यूम करेंगे ये बात प्रोडक्शन कॉस्ट की ही की जा रही है। सर एक और सवाल, बाकी एरियाज पे हम इसको गेज करेंगे। जी बेटा, रॉयल्टी जैसे कि आपने कहा था कि पर यूनिट सेल के ऊपर हम तो वो सेलिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो प्रोडक्शन में कैसे चलेगा रॉयल्टी? बेटा रॉयल्टी पर यूनिट सेल पे नहीं, मतलब नॉर्मली वो लिंक होता है पर यूनिट प्रोड्यूस के साथ। आपने यूनिट बनाया तो बेचा। मैंने आपको मिसाल दी थी, कई मिसालें मैंने दी, उनमें एक मिसाल डेस्क की आपको दी थी मैंने कि डेस्क बनाया आपने और बेचा आपने, बर्गर बनाया बेचा, किताब बनाई और बेची, छापी और बेची। वहाँ पे जो रॉयल्टी की अरेंजमेंट होती है यूजुअली दैट इज़ लिंक्ड टू सेल, कि जितने यूनिट्स आपने बना के बेचे, अल्टीमेटली बेचने से जो पैसा आएगा उसमें से हिस्सा हमने पेरेंट कंपनी को पे करना होता है। यूजुअली लिंक बेचने से ही किया जाता है, लेकिन बेचने से पहले आपको बनाना पड़ता है। लिंक उसको बेचने से ही किया जाता है, बट वो सेलिंग कॉस्ट नहीं आती। सेलिंग कॉस्ट क्या है? जो बेचने के लिए ज़रूरी है, लेकिन रॉयल्टी तो आपको रॉयल्टी का एग्रीमेंट आपको बनाने के लिए करना पड़ता है, बेचने के लिए नहीं करना पड़ता। ठीक है, रॉयल्टी का एग्रीमेंट आप करते हो कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपकी प्रोडक्ट बना के बेच सकें, तो आपको परमिशन बना के बेचने के लिए दी जाती है, इसलिए हम इसको यूजुअली डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में ले लेते हैं। सेलिंग कॉस्ट की अगर बात करें ना, तो वो सेल्स कमीशन को आप लिंक कर सकते हो, आप समझना चाहो तो। आपको आइडिया है कि सेल्स टीम को जनरली मोटिवेट करने के लिए फिक्स सैलरी के अलावा कमीशन भी दी जाती है कि भाई आपकी सैलरी तो 20,000 रुपये महीना है, लेकिन अगर आप हमारी प्रोडक्ट बेचोगे तो 5 रुपये पर यूनिट कमीशन भी मिलेगी आपको। अब 5 रुपये पर यूनिट सेलिंग कमीशन है, पर यूनिट विद एक्यूरेसी मेजर हो रही है, बट क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है? नो। सो दिस इज इनडायरेक्ट। सेलिंग कमीशन पर यूनिट आप पे कर रहे हो, बट ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी खर्चा होना चाहिए वो। तो भाई सेलिंग कमीशन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये तो वैसे ही डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन से निकल गई। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं है तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकती। पर यूनिट है या नहीं है वो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिर आगे देखो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सेलिंग कॉस्ट सेल्स कमीशन है, पर यूनिट पे कर रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। रॉयल्टी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अगर आप रॉयल्टी का एग्रीमेंट नहीं करते तो आप मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं बना सकते। रॉयल्टी का एग्रीमेंट अगर नहीं करते तो आप मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं बना सकते। आप रॉयल्टी का एग्रीमेंट करोगे तो ही मैकडॉनल्ड का बर्गर बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है रॉयल्टी एग्रीमेंट, रॉयल्टी पे करना। जी बेटा, पर यूनिट मैयर हो सकता है। कैसे मैयर हो सकता है रेंट?
बेटा आप डेफिनेशन दोबारा पढ़ो डायरेक्ट कॉस्ट की, क्या है? पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपने रेंट पे किया, क्या वो पर यूनिट पे किया आपने? अगर आप रेंट पे कर रहे हो ना पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, देन इट इज डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये भी एक चीज याद रखना, आपके सवाल से मैं एक अलग पॉइंट आ गया जिस पे तवज्जो दिलाना जरूरी है। आपने मिसालों को याद नहीं कर लेना। अभी जैसे आपके साथी ने सवाल किया रेंट इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, मैंने अभी मिसाल देके जस्टिफाई कर देना रेंट इनडायरेक्ट है। अब मैं आपको रेंट इनडायरेक्ट असूल पे समझा रहा हूं, भाई रेंट तो हमने पर मंथ पे किया है। जब मैंने पर मंथ रेंट पे किया है तो एक यूनिट पे कितना रेंट लगा, क्या नहीं मेजर विद एक्यूरेसी? बोलो। जब रेंट मैंने पे किया 1 लाख रुपया महीना, तो एक यूनिट पे कितना रेंट पे किया पूछा जाए तो आंसर इज भाई एक्यूरेसी तो नहीं मेजर किया जा सकता, नहीं तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जिस महीने मैंने 1000 यूनिट बनाए 1 लाख बटा 1000 कर दो, अंदाजा लगा लो। किसी महीने 1200 यूनिट बना दिए 1 लाख बटा 1200 कर लो। किसी महीने 1500 यूनिट बनाए 1 लाख बटा 1500 कर लो, अंदाजा ही है ना, क्योंकि मैं रेंट पर मंथ पे कर रहा हूं, पर यूनिट पे नहीं कर रहा। तो इस केस में रेंट इज इनडायरेक्ट, लेकिन मेरा एग्रीमेंट हो सकता है रेंट पर यूनिट का हो, ऐसा भी होता है पार्किंग स्टैंड का रेंट हम पे करते हैं कि रेंट पर यूनिट। बिल्डिंग फैक्ट्री किराए पर ली है, लैंडलॉर्ड ने कहा, मैं लैंडलॉर्ड के पास गया, ये नया कारोबार शुरू किया, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, मैं किराया 1 लाख रुपया महीना नहीं दे सकता मैं, तो कारोबार बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ा लेना। कहता चलो फिर हम ऐसा करते हैं, हम 100 रुपया पर यूनिट किराया रख लेते हैं, कम यूनिट बनाओगे तो कम किराया देना, ज़्यादा यूनिट बनाओगे ज़्यादा दे देना। तो बात समझ आ गई मुझे भी। अब ये रेंट जो हो गया है वो डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो रेंट की बेसिस क्या है, दैट विल डिटरमिन। ख्याल रखना है, हमने खर्चे को एग्जाम्पल को याद नहीं करने लगे रेंट इनडायरेक्ट होता है। हमने याद क्या रखना है कि हर वो खर्चा जो विद एक्यूरेसी मेजर नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट है। रेंट अगर विद एक्यूरेसी मेजर हो सकता तो रेंट डायरेक्ट है, रेंट विद एक्यूरेसी मेजर नहीं हो सकता तो इनडायरेक्ट है। तो अगर रेंट पर मंथ है तो वो इनडायरेक्ट है, रेंट पर यूनिट है फैक्ट्री, बाय द वे हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का जिक्र नहीं कर रहे। रेंट अगर पर यूनिट है तो वो डायरेक्ट है। अच्छा जी, हम यहाँ पे आए जी, ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें हमें बाय नेचर और बाय फंक्शन दोनों को डिस्कस करना है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी, क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सोच के बताइए, तसल्ली से बताइए, कोई तुक्का नहीं लगाना हमने। डायरेक्ट कॉस्ट की पहचान है जो पर यूनिट पे की जा रही है। सुपरवाइजर कौन होता है? जो प्रोडक्शन वर्कर के ऊपर बैठा देख रहा है कि काम सब ठीक चल रहा है। क्या सुपरवाइजर खुद काम करता है? नो, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सोच के चीजों को चलना है बेटा, कोई रटा नहीं लगाना, कोई तुक्का नहीं मारना। यही इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें अनफॉर्चुनेटली बेटा आदत पड़ी होती है रटा बेस पढ़ने की, जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बच्चों को चैलेंज आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिमांड्स के आप सोच के दिमाग इस्तेमाल करके बातों को फैसले कीजिए और उनके आंसर लिखिए। हम चूंकि 12-14 साल से जो पढ़ते आते हैं, जिस अंदाज की पढ़ाई हमारी होती है उसमें 99% रट्टा होता है। जिसका जितना अच्छा पक्का रट्टा वो उतना कामयाब अच्छा स्टूडेंट। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली स्टडी सिस्टम का एक फ्लॉ है। सीए में जितनी जल्दी आप रट्टे से जान छुड़ाओगे, रट्टा यहाँ पे भी हेल्प करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बाद, हमें मैट्रिक एफएससी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, सिर्फ रट्टा ही ना चल जाता है। समझे बगैर रट्टा लगा लो, बेहतरीन नंबर आएंगे, 95, 98, 99% नंबर आ जाएंगे। समझे बगैर रट्टा लगाओ, नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 90%, 80% अंडरस्टैंडिंग का रोल है, को 10 to 20% रट्टे की सपोर्ट है। रट्टे की सपोर्ट है 10 to 20%। हर सब्जेक्ट में ऐसे चलना है, समझना है चीज़ों को, और फिर असूलों को याद भी करना है, मेमोराइज भी करना है। लेकिन मेमोराइज हमने लिखने के लिए नहीं करना, याद रखिएगा। यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। हमने सब मेमोराइज करने असूल, किस लिए? अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए समझ चाहिए, रटानी चाहिए। तो सुपरवाइजर, हमने कहा जी सुपरवाइजर काम क्या करता है? वो तो प्रोडक्शन वर्कर के ऊपर बैठा देख रहा होता है काम सब ठीक चल रहा है, वो खुद तो कोई काम करता ही नहीं। तो इसका मतलब वो खुद तो प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है। जब सुपरवाइजर प्रोडक्ट नहीं बना रहा तो उसकी सैलरी डायरेक्ट कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये तो इनडायरेक्ट है।
अब ये इनडायरेक्ट तो जरूर है, लेकिन इसका मतलब इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड हो गया। तो ओवरहेड कौन सी कैटेगरी का ओवरहेड है? प्रोडक्शन का, क्योंकि बहरहाल वर्कर तो ये प्रोडक्शन का ना, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड है। मैं एब्रीवेट ओवरहेड को OH से कर देता हूं, ठीक है। अकाउंट्स मैनेजर सैलरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? क्यों भला? नॉन प्रोडक्शन है ये, ठीक है, ये नॉन प्रोडक्शन है इसलिए इनडायरेक्ट है। ये तो प्रोडक्शन थी इसलिए हमें सोचना पड़ा कि भाई डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ये तो है ही नॉन प्रोडक्शन, सोचे बगैर। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? ओवरहेड की कैटेगरी कौन सी डालें? अकाउंट्स मैनेजर है, इसको फाइनेंस कह लीजिए, एडमिन कह लीजिए, जिस मर्जी कैटेगरी में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बारीकियों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसको एडमिन ओवरहेड भी कह सकते हैं, इसको फाइनेंस ओवरहेड भी कह सकते हैं, जिस मर्जी कैटेगरी में डाल दीजिए। डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन इनडायरेक्ट है, क्योंकि डिलीवरी वैन प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और डिलीवरी वैन कहाँ इस्तेमाल होती है? डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गए। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोडक्शन का खर्चा है, लेकिन डेप्रीसिएशन है, विद एक्यूरेसी मेजर नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट है। और ये प्रोडक्शन का खर्चा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर, ये प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्ट हैं और इसलिए यहाँ पे इसकी ये कैटेगरी इस पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी तो कैटेगरी ऑफ ओवरहेड आएगी ना। तो प्रोडक्शन वर्कर जब डायरेक्ट कॉस्ट है तो डायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट ओवरहेड, नॉट एप्लीकेबल। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आखिरी हमारी क्लासिफिकेशन है जी, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। अगेन ये भी सारी चीज़ें डिस्कशन आपने की हुई है। बाय बिहेवियर आपने कॉस्ट के क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरीज गालबन आपकी डिस्कस हुई होंगी अर्लियर स्टडीज़ में, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हम 4 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। तो पहले जो आपने पहले डिस्कस की उन पे बात कर लें। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है जी? हम आपके साथी ने जब मिसाल दी कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बदलने से ना बदले, हम प्रोडक्शन की जगह ना इसके लिए हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो वर्ड रहता है दैट इज़ एक्टिविटी, क्योंकि जो तो प्रोडक्शन की कॉस्ट हैं उनका ताल्लुक प्रोडक्शन से जुड़ सकता है, लेकिन जो सेलिंग की कॉस्ट है उनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं जुड़ता, उनका ताल्लुक यूनिट सोल्ड से जुड़ता है। तो हम बजाय इसके कि प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन की इस मिसाल दें और सेलिंग कॉस्ट के लिए सेल्स की मिसाल दें, हम एक्टिविटी कह देते हैं कि ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के बदलने से ना बदले वो फिक्स कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से ना बढ़े, प्रोडक्शन के कम होने से कम ना हो, वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। ऐसी सेलिंग कॉस्ट जो सेल्स के बढ़ने से ना बढ़े और सेल्स के कम होने से कम ना हो, वो फिक्स सेलिंग कॉस्ट है। एंड वाइस वर्सा, ऐसी प्रोडक्शन कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम होने से कम हो जाए, वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। और ऐसी सेलिंग कॉस्ट जो सेल्स के बढ़ने से बढ़ जाए और सेल्स के कम होने से कम हो जाए, वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। मिसाल अगर हम लेना चाहें फिक्स कॉस्ट की तो क्या है जनाब मिसालें? हम फिक्स कॉस्ट की मिसाल लेना चाहें तो रेंट, हम फैक्ट्री का रेंट अगर 1 लाख रुपया पर मंथ पे कर रहे हैं, अब यहाँ पे ख्याल कीजिएगा मैं फिक्स रेंट में पर मंथ ले रहा हूँ। अगर रेंट पर मंथ है तो फिक्स्ड है, रेंट पर यूनिट है तो वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं रेंट 1 लाख पर मंथ पे कर रहा हूँ तो मैं इसके बाद 1 यूनिट्स बनाऊँ या 10 यूनिट्स बनाऊँ या 1000 यूनिट बनाऊँ, किराया तो 1 लाख ही रहने वाला है ना। तो रेंट इज़ अ फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन कम हो, रेंट पर मंथ फिक्स है, दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। हाँ, फिक्स कॉस्ट को एक और अंदाज से देखा जा सकता है, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। जैसे अगर हम 1 यूनिट बना रहे हैं तो रेंट पर यूनिट 1 लाख है, हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो रेंट पर यूनिट 10,000 है, हम 1000 यूनिट बना रहे हैं तो रेंट पर यूनिट 100 है, रेंट पर यूनिट 100 है। ठीक है, तो ये कहानी है फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट को अगर टोटल कॉस्ट देखो तो आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, टोटल कॉस्ट 1 लाख पे फिक्स रहनी है। वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट ले लें, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ले लें, लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लें, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ते जाए, कॉस्ट
कांस्टेंट रहे, कॉस्ट ना बढ़े, तो ये फिक्स कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट के रेफरेंस से ग्राफ है। और यही ग्राफ अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट के रेफरेंस से बनाऊं तो जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। आपको नजर आ रहा है 1 लाख, 1 लाख से 10,000, 10,000 से 1,000 एंड 100 रुपया एंड सो ऑन। ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ इस डाटा का ग्राफ है। जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़े हैं कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। ये ग्राफ हमारा कॉस्ट पर यूनिट का है और वो ग्राफ हमारा टोटल कॉस्ट का है। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? एक्टिविटी बढ़ने से कॉस्ट बढ़े ना, एक्टिविटी कम होने से कॉस्ट कम ना हो, मतलब एक्टिविटी बदलने से जो कॉस्ट नहीं बदलती वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। और वो कॉस्ट जो एक्टिविटी बदलने से बदलती है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल यहाँ पे लेना चाहें तो लकड़ी यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है वेरिएबल कॉस्ट है। एक डेस्क बनाओगे 10 फुट लकड़ी इस्तेमाल होगी, 2 डेस्क बनाओगे 20 फुट, 3 डेस्क बनाओगे 30 फुट। हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। हर इजाफी यूनिट के लिए इजाफी खर्चा अगर हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का टोटल का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसे है। जब आपने कोई यूनिट नहीं बनाया, प्रोडक्शन जीरो तो खर्चा जीरो, और जैसे जैसे आपने यूनिट्स बनाते गए खर्चा बढ़ता गया, जैसे जैसे यूनिट बनाते गए खर्चा बढ़ता गया, यूनिट्स बनाते जाओ खर्चा बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। ये वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब एक्टिविटी जीरो तो कॉस्ट जीरो, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है कॉस्ट बढ़ती जाती है, क्योंकि वेरिएबल है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कॉस्ट, जितनी कम एक्टिविटी उतनी कम कॉस्ट। जीरो एक्टिविटी जीरो कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में नॉर्मल उसका बिहेवियर रहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। एक डेस्क पे 10 फुट लकड़ी लगी तो दूसरे पे भी 10 ही लगी है ना, तीसरे पे भी 10 ही लगी है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजुअली कांस्टेंट रहती है। एक्सेप्शंस इसमें आ जाती हैं जहां पे बाज़ का तब ज़्यादा मटेरियल खरीदते हो तो सप्लायर से डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। हर इजाफी यूनिट पे इजाफी खर्चा सेम होता है। वेरिएबल कॉस्ट है ही ये, इजाफी यूनिट पे इजाफी खर्चा, और इजाफी यूनिट का इजाफी खर्चा यूजुअली सेम होता है। जी एनी क्वेश्चन? ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये दो टर्म से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। किसी बच्चे के जहन में कोई इशू, कोई बात कुछ पूछना चाहते हो? जी बेटा, ग्राफ को, ये वाला ग्राफ बेटा आपकी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये है। अगर आप प्रोडक्शन के रेफरेंस से बात करें तो जब आप 100 यूनिट्स बना रहे हो तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 100 इंटू 10 1000। जब आप 1000 यूनिट बना रहे हो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 10,000। जब आप 50 यूनिट बना रहे हो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 500। और जब आप 0 यूनिट बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0। तो यहाँ पे यही बात आ रही है, 0 यूनिट पे कॉस्ट भी 0, 50 यूनिट पे कॉस्ट 500, 100 यूनिट्स पे कॉस्ट 1000, और अगर 1000 यूनिट्स हों तो कॉस्ट से 10,000। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे प्लॉट करो, इनकी लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। 0, 50, 100, 1000 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 0, 50, 100 और से 1000 ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को जब प्लॉट करें ग्राफ पे, लाइन ड्रॉ करें, तो ये जनाब आपकी लाइन है। 0 यूनिट्स पे 0 कॉस्ट है, 1000 यूनिट पे 10,000 कॉस्ट है, 0 यूनिट पे 0 कॉस्ट है, 1000 यूनिट पे 10,000 कॉस्ट है। ड्रॉ करो लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ये लाइन है, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। जी, एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, थर्ड कैटेगरी है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट। ऐसे खर्चे जिनमें कुछ कॉस्ट फिक्स होती हैं, कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे ये ग्राफ है, मैं अगर इसकी मिसाल लेना चाहूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिल्कुल ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। घरों में कभी बिजली का बिल देखा है? कभी बंदा, अक्सर लोगों के घरों में ना एक ऐसा मीटर भी लगा होता है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। 2 मीटर लगे होते हैं, 1 मीटर कहीं ऐसी जगह स्टोर में लगा होता है जहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो जहाँ पे बिजली इस्तेमाल ना हो, क्या उसका बिल ज़ीरो आता है? बिजली ज़ीरो भी इस्तेमाल करो फिर भी बिल आएगा। मिनिमम बिल उसका आना ही आना है, वो उसके बिल के फिक्स चार्जेस हैं। लेकिन उसके बाद बिजली इस्तेमाल करोगे तो से 20 रुपये पर यूनिट ऐड होता जाएगा बिल में। 500 रुपये बिल आना है, इस्तेमाल ना करो तो भी। 0 यूनिट्स इस्तेमाल करो तो भी 500 रुपये बिल आना है। उसके बाद आपका रेट है से ₹20 पर यूनिट। तो इसका मतलब अगर आप 10 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 10 ज़रब 20 ऐड करो तो बिल कितना हो जाएगा? 700। अगर आप 20 यूनिट इस्तेमाल करोगे, 20 ज़रब 2 400, 400 ज़रब 500 900। ये है जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल। आप बिजली इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो भी बिल आ रहा है 500 रुपये। उसके बाद 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिल आता है। जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से बिल आपका आता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। के मतलब आपकी एक्टिविटी ज़ीरो है तो भी कुछ खर्चा हो रहा है, और एक्टिविटी बढ़ने के साथ खर्चा बढ़ता जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट की पहचान क्या है? एक्टिविटी ज़ीरो हो तो खर्चा ज़ीरो। वेरिएबल कॉस्ट की पहचान है एक्टिविटी ज़ीरो तो खर्चा ज़ीरो। फिक्स कॉस्ट की पहचान है एक्टिविटी बेशक ज़ीरो है या एक्टिविटी बेशक 100 है, कॉस्ट सेम है। और सेमी फिक्स कॉस्ट की मिसाल क्या है? एक्टिविटी ज़ीरो है तो भी फिक्स कॉस्ट की तरह कुछ ना कुछ खर्चा होगा, लेकिन एक्टिविटी बढ़ने के साथ खर्चा बढ़ता भी जाएगा। ये सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट है। इसकी मैं एक और ग्राफ आपको बना के देता हूँ। एक और मिसाल सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको देता हूँ मैं। ये भी एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल है कि ये एक्टिविटी लेवल है। लेट्स अज्यूम 0 से लेके 1000 तक एक्टिविटी लेवल गई, लेकिन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही 1000 से एक्टिविटी लेवल आगे गई, कॉस्ट में इजाफा आना शुरू हो गया। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? ये किस किस्म की रियल लाइफ में मिसाल हो सकती है? ये बिल, ये कॉस्ट कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी बिल इस्तेमाल करो तो बिल नहीं बदलता। 1000 यूनिट तक बिल सेम रहता है, सेम रहता है बिल, टोटल बिल। ये हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ देख रहे हैं जी बेटा। बेटा वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो रही है, प्रेमिसेस के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आती है। बेटा मशीन आप खरीदेंगे तो कौन सी कॉस्ट आएगी? ये कॉस्ट बढ़ रही है ना, पर यूनिट कॉस्ट आगे जो स्ट्रेट लाइन एंगल पे जाती है, ये वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सर अगर हमने पैकेज किया हो जैसे इंटरनेट का या मैसेजेस का, तो वो जब तक पैकेज रहता तब तक। ज़बरदस्त मिसाल। आप डाटा का पैकेज लेते हो, आपने कहा जी मैं 1000 रुपये का पैकेज ले लिया है, उन्होंने कहा 1000 रुपये का पैकेज 10 GB फ्री। डाटा इस्तेमाल करो 0 से लेके 10 GB तक, 0 से लेके 10 GB तक डाटा इस्तेमाल करो, आपकी कॉस्ट फिक्स है। या हम GB में अगर ले जाएं इसको, ये 10 GB तक आपकी कॉस्ट फिक्स है से 500 रुपये पे। इसके बाद जितना डाटा इस्तेमाल करोगे पर GB डाटा एडिशनल चार्जेस आएंगे। पैकेज यही होता है ना आपका। पैकेज ले लिया, एक साथ जो कॉस्ट पे कर दी, उन्होंने डाटा दे दिया, भाई इस रेंज के अंदर जितना मर्जी डाटा इस्तेमाल करो, मजीद कॉस्ट नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे ज़्यादा डाटा इस्तेमाल करोगे तो एडिशनल चार्जेस आएंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कि अब आपका जो डाटा चार्जेस हैं वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल है। इसी को हम एक और मिसाल ले सकते हैं।
सेल्स मैन का रेमरेशन, सेल्समैन का रेमरेशन में भी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी, फिक्स कॉस्ट, फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन। उनको कहा जाता है जी आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये पर मंथ है और इसमें आपने हमें 1,000 यूनिट्स माहाना बेच के देने हैं और 1,000 से ऊपर बेचोगे तो ₹50 पर यूनिट कमीशन मिलेगी। 1,000 यूनिट्स तक बेचोगे तो तनख्वाह 50,000 रुपये पर मंथ ही रहनी है, लेकिन 1,000 से ज़्यादा यूनिट बेचोगे 50 रुपये पर यूनिट मजीद तनख्वाह में ऐड होते जाएंगे। तो ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल होगी। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इस ग्राफ की हमने दो मिसालें डिस्कस की, एक डाटा पैकेज, एक सेल्स कमीशन। और सेमी वेरिएबल में हमने एक ये ग्राफ भी डिस्कस किया, ये भी सेमी वेरिएबल है और इसकी मिसाल हमने ली है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि हम इस्तेमाल ना भी करें फिर भी बिल आता है। तो बिजनेस में दोनों तरह की सेमी वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं। सेल्स मैन रेमरेशन भी एग्जिस्ट करता है, डाटा पैकेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं और बिजली का बिल भी एग्जिस्ट करता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कॉस्ट की नेचर को, उसके बिहेवियर को पहचान सकें। हम कॉस्ट की नेचर को, बिहेवियर को बाय एलिमेंट, बाय फंक्शन उसको पहचान पाते हैं तो ही हम कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। इसलिए हम, जैसे मैंने आपसे कल कहा था, ये हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, इनको पढ़े, इनको समझे बगैर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अपना सफ़र जारी नहीं रख सकते। जी, एनी क्वेश्चन? सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट की मिसाल। अच्छा जी, आखिरी कॉस्ट है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। Stepped fixed cost is a cost which remains fixed over a given range of activity. और जैसे ही एक्टिविटी उस रेंज से बढ़ती है, कॉस्ट स्टेप्स अप एंड अगेन रिमेन्स फिक्स्ड ओवर नेक्स्ट लेवल ऑफ रेंज ऑफ एक्टिविटी। जैसे ही नेक्स्ट रेंज से आगे एक्टिविटी बढ़ेगी, अगेन स्टेप अप एंड सो ऑन। इसकी मिसाल कैसे हम लेते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। आपने एक मशीन बाय की, मशीन 1। आपने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन बाय की, तो क्या उस मशीन पे जितने मर्जी यूनिट बना लो? हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है ना। तो लेट्स अज्यूम इस मशीन की कैपेसिटी है 5,000 यूनिट्स पर मंथ। मैंने ये मशीन बाय की है 1 लाख की और इसकी डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% कितनी बनी? 20,000। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, एज लॉन्ग एज मेरी मंथली प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट अप टू 5,000 है, 1,000 है, 2,000 है, 4,000 है, 5,000 है, क्या ख्याल है मेरा एक मशीन से गुजारा हो जाएगा? मैं 1 यूनिट बनाऊं या 5,000 यूनिट बनाऊं महीने में, मेरा एक मशीन से गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी। और जब एक मशीन से गुजारा हो रहा है तो मेरी सालाना डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000। 1 से लेके 5,000 यूनिट्स तक बनाऊं महाना, मेरी डेप्रिसिएशन है 20,000। लेकिन अगर मैं 5,000 से ज़्यादा यूनिट बनाना चाहता हूं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और मशीन लेनी पड़ेगी। अगर मैं 5,000 से ज़्यादा यूनिट्स बनाना चाहता हूं फॉर प्रोडक्शन एक्सीडिंग 5,000, मैंने कहा
1 से लेके 5000 यूनिट्स तक अगर मेरी प्रोडक्शन है तो एक मशीन काफ़ी है, लेकिन अगर प्रोडक्शन 5000 से ऊपर जाती है तो मशीन नंबर 2 भी रिक्वायर्ड है। मशीन 1 से गुजारा नहीं होगा, मशीन नंबर 2 भी चाहिए। अब जब मशीन नंबर 2 लेने गए, पता लगा वो भी 1 लाख की है और उसकी डेप्रिसिएशन भी 20,000 है। एज अ रिजल्ट मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ पे चलेगी? 40,000। ये है स्टेप फिक्स कॉस्ट की कहानी कि भाई जब तक प्रोडक्शन 1 यूनिट से 5000 तक है, बल्कि ज़ीरो कह लेना चाहिए, प्रोडक्शन ज़ीरो है तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 0 से 5000 तक है तो मेरी कॉस्ट 20,000 है, लेकिन जैसे ही मेरी प्रोडक्शन 5000 से बढ़ेगी, 5000 से बढ़ने का मतलब 5001 पे चली गई, मुझे दूसरी मशीन की ज़रूरत पड़ गई और 10,000 तक प्रोडक्शन जब तक रहेगी मुझे 2 मशीनें चाहिए और 2 मशीनों का मतलब डेप्रिसिएशन 40,000। अब इसी चीज़ को ग्राफ में ले आओ। 0 से लेके 5000 तक प्रोडक्शन थी, एक मशीन 20,000 डेप्रिसिएशन तो गुजारा हो रहा था। प्रोडक्शन 5000 से बड़ी, 5001 हुई जैसे ही, तो डेप्रिसिएशन 2 मशीनों के साथ 40,000 पे चलेगी और ये रहेगी 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन तक। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन 10,000 से ऊपर जाना चाहेगी, हमें तीसरी मशीन की ज़रूरत पड़ जाएगी। 15,000 की प्रोडक्शन तक हमें 3 मशीनें चाहिए होंगी। 15,000 से ऊपर जाएंगे, हमें चौथी मशीन की ज़रूरत पड़ जाएगी, डेप्रिसिएशन 80,000 पे चली जाएगी, एंड सो ऑन। दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है? It is a type of fixed cost that is only fixed within a certain levels of activity. Once the upper limit of an activity level is reached, then a new higher level of fixed cost becomes relevant. इस रेंज में कॉस्ट फिक्स रहती है, जैसे ही हमारी एक्टिविटी का अपर लेवल पहुंचता है नेक्स्ट लेवल एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे ही एक्टिविटी का अपर लेवल पहुंचता है नेक्स्ट लेवल एप्लीकेबल हो जाता है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो भाई सारी फिक्स्ड कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। रियल लाइफ में कोई फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं होती, सिर्फ हर फिक्स कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। जैसे हम कहते हैं जी फैक्ट्री का रेंट फिक्स है, तो रेंट फिक्स है भाई, तो उस रेंट में जितने मर्जी यूनिट बना लो, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कहीं तो आएगी ना जगह जहाँ पे कैपेसिटी खत्म हो जाएगी फैक्ट्री की, हमें एक और फैक्ट्री की जरूरत पड़ जाएगी। तो रियल लाइफ में कोई भी फिक्स कॉस्ट लॉन्ग टर्म में फिक्स नहीं रहती। रियल लाइफ में तमाम फिक्स कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट ही होती हैं, लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली हम इतनी बड़ी वेरिएशन को डिस्कस नहीं कर रहे होते, इसलिए हम स्टेप फिक्स कॉस्ट की डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते। रियल लाइफ में फिक्स और वेरिएबल में ही चल रहे होते हैं, लेकिन हकीकतन हमें याद रखना है कि स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस में एग्जिस्ट करती हैं और हमें इनसे भी डील करना पड़ सकता है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? मोटरवे का जो टूल टैक्स है वो इसी में आता है? मोटरवे का टूल टैक्स किस तरह आप उसको इसमें लेना चाहोगे? जैसे अगर हम रिंग रोड पे एंटर होते हैं तो हम 60 रुपीज़ देते हो, आप रिंग रोड पे हम जितना भी ट्रैवल करते हैं वो उतना ही है। लेकिन अगर हम मोटरवे फैसलाबाद पे जाते हैं, 3 पे जाते हैं, तो वो हम इस्लामाबाद तक का 1300 पे कर देंगे, वो इस्लामाबाद से उतर दें या पहले उतर दें। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे आपका सफ़र बढ़ता जाता है आपकी कॉस्ट स्टेप्स में बढ़ रही है, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। अच्छी मिसाल आपने पिक की कि मोटरवे पे आपका एक स्टेप्स में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को लिंक किया गया है कि भई आप लाहौर से एंटर हुए तो यहाँ निकलेंगे, यहाँ निकलें तो इतना टैक्स है, वहाँ निकलें तो इतना टैक्स है, स्टेप के साथ आपका लिंक किया गया है। तो यस, ट्रैवलिंग स्टेप्स के ऊपर आपकी कॉस्ट फिक्स की गई है। जी, टू सम एक्सटेंट यस, दैट इज़ आल्सो अ स्टेप कॉस्ट जिसका ताल्लुक ट्रैवल, किलोमीटर ट्रैवल से लिंक किया गया है। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटीज़ ज़रा हम कॉस्ट के रेफरेंस से ज़रा डिस्कस करें, क्योंकि हमने अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बात की है, हमने कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको आप मेरा ख्याल है बड़ी आसानी से हम इसको कैचअप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मुराद होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। हमें डाटा दिया गया है एलिमेंट्स एंड कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, सोडियम, आयरन एंड प्लैटिनम।
ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ये प्राइस पर केजी यहाँ पे आती है भाई। ये रात को डाटा में थोड़ा प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, इसको देख लीजिएगा। हमारे पास प्राइस पर केजी है और सोडियम, आयरन और प्लाटिनियम की क्वांटिटीज़ हैं। रॉ मटेरियल ए की कीमत कितनी है और वो सोडियम, आयरन, प्लाटिनियम में कितना जाता है, बी की कीमत कितनी है, सोडियम, आयरन, प्लाटिनियम कितना जाता है, एंड सो ऑन। एंड देन टाइप्स ऑफ लेबर है जो कंपनी हायर करती है, और ये लेबर का रेट, स्किल्ड और सेमी अनस्किल्ड, और ये सोडियम, आयरन, प्लाटिनियम में कितने घंटे यूज़ होते हैं, और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हर प्रोडक्ट में कितने लगते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल हमें बताया गया 45 रुपये पर यूनिट, इनडायरेक्ट लेबर लगती है 40 रुपये पर यूनिट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं 80 रुपये पर यूनिट। हमसे कहा गया है बताइए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है हर प्रोडक्ट की। तो भाई सोडियम में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाएगी। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, सोडियम, आयरन एंड पोटाशियम या प्लाटिनियम। हमारी कॉस्ट में रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी है। हमारी कॉस्ट में लेबर स्किल्ड, अनस्किल्ड है। हमारी कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इन सब को सम करेंगे तो हमारी यहाँ से कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे बनाना है, एक यूनिट को बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है ये मेजर करना चाह रहे हैं। तो ज़रा मैं आपके लिए सोडियम की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ। रॉ मटेरियल ए 110 रुपये के हिसाब से 4 केजी लगने हैं, रॉ मटेरियल बी 135 रुपये के हिसाब से 6 केजी लगने हैं, रॉ मटेरियल सी 95 रुपये के हिसाब से 5 केजी लगने हैं, स्किल्ड लेबर 110 रुपये के हिसाब से 1 घंटा, अनस्किल्ड लेबर 60 रुपये के हिसाब से 1.5 आवर, और इनडायरेक्ट मटेरियल 45 रुपीज़। उसने डायरेक्ट मुझे वैल्यूज़ दी हुई है, मुझे कैलकुलेट नहीं करनी, 45 है। इनडायरेक्ट लेबर 40 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 80 हैं। दीजिए जी, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आएगी। ये तमाम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज़रा कैलकुलेट करके दीजिए, फटाफट रजिस्टर पे कैलकुलेट कीजिए तमाम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट। और किसी कैलकुलेशन में बेटा को बात समझना ही पूछेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने को कहा गया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात है।
जी पहली प्रोडक्ट सोडियम की कॉस्ट कितनी आई? 2090। जी दूसरी प्रोडक्ट आयरन की कॉस्ट 1770। और तीसरी प्रोडक्ट प्लैटिनम की कॉस्ट 2100। ये बेसिक सी कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन की एक बेसिक एक्टिविटी हमने देखी। अच्छा जी, ये एक और छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हमसे कहा जा रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द अबव कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैटेगरी। फिक्स्ड और वेरिएबल कैटेगरी में हमने इन कॉस्ट को क्लासिफाई करना है। पहली कॉस्ट जनाब, वुड यूज टू मेक सोफ़ा सीट ₹5000 पर सोफ़ा। वेरिएबल और फिक्स्ड? वेरिएबल, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आ रही है ना, और ये वुड जो है डायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है क्योंकि वो पर यूनिट खर्चा लग रहा होता है। लकड़ी पर यूनिट, कपड़ा पर यूनिट, पाइप पर यूनिट, सारी वेरिएबल भी हैं। लेकिन एक और बात भी याद रखिएगा, हर वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। हर वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। जैसे लकड़ी डायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल है। बिजली में काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट वेरिएबल होता है बट वो डायरेक्ट नहीं है। मशीनरी में डलने वाला ऑयल एंड लुब्रिकेंट क्या होता है? मशीनरी में, मशीन इस्तेमाल होती है तो मशीन में तेल डालना पड़ता है ना, तो दैट इज़ वेरिएबल। जितनी ज़्यादा मशीन इस्तेमाल होगी, जितने ज़्यादा यूनिट बनेंगे, उतना ज़्यादा तेल डालना पड़ेगा। बट वेरिएबल होने के बावजूद वो डायरेक्ट नहीं है। तो याद रखिएगा, हर डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल है लेकिन हर वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है। ये मिक्स कर जाते हैं अक्सर बच्चे, हर वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट समझना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैंने दोनों का अलग अलग क्लियर कर दिया। ये डायरेक्ट कॉस्ट है तो डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है। द चेयर्स आर असेंबल्ड बाय वर्कर एट 2000 पर चेयर। ये वेरिएबल है क्योंकि ये भी डायरेक्ट वर्कर की सैलरी है, ये भी वेरिएबल है, डायरेक्ट भी है और वेरिएबल भी है। कंपनी हैज रिसेंटली हायर्ड अ फैक्ट्री सुपरवाइजर टू मॉनिटर द वर्क डन बाय लेबर। ही विल बी पेड मंथली सैलरी ऑफ 35,000। फिक्स्ड और वेरिएबल? दिस इज फिक्स्ड, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, पर मंथ सैलरी है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 200 पर मशीन आवर। 4 मशीन आवर्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 सोफा। जी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 200 रुपये पर मशीन आवर है और एक सोफा बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है या फिक्स्ड है? वेरिएबल है। जितने ज़्यादा सोफे बनेंगे उतनी ज़्यादा बिजली का खर्चा आएगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ अ मशीन यूज टू मेक फर्नीचर इज टोटल 10,000 पर ईयर। द मशीन्स हैव नो रीसेल वैल्यू। 10,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड और वेरिएबल? फिक्स्ड, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है। द CEO ऑफ द कंपनी इज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 2 लाख। फिक्स्ड और वेरिएबल? फिक्स्ड। कंपनी स्पेंड्स 15 लाख पर ईयर ऑन एडवर्टाइजमेंट इफ इट्स प्रोडक्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल? दिस इज फिक्स्ड। यहां पे एक बेटा अक्सर बच्चों को ज़हन में आता है कि भाई एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे तो सेल भी तो बढ़ जाती है ना, तो क्या एडवर्टीजमेंट वेरिएबल नहीं होनी चाहिए? इसका कोई जवाब देगा मुझे?
प्रोडक्शन कैपेसिटी पे तो डिपेंड नहीं करती ना। बेटा पहली बात, वेरिएबल फिक्स के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट भी हो सकती है। सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल होती है। जैसे आपकी कमीशन है 10 रुपये पर यूनिट, तो जितने ज़्यादा यूनिट बिकेंगे उतनी ज़्यादा कमीशन बनेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट है ना कमीशन। तो इसीलिए मैंने आपको, अगर आपको मैंने थोड़ी देर पहले जुमला क्या बोला था कि हम प्रोडक्शन का वर्ड यूज़ ना करें, एक्टिविटी का वर्ड यूज़ करें। कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी इज वेरिएबल। अब वो एक्टिविटी सेल से मेजर कर लो, वो एक्टिविटी प्रोडक्शन से मेजर कर लो, वो एक्टिविटी मशीन आवर से मेजर कर लो, वो एक्टिविटी लेबर आवर से मेजर कर लो। इसलिए हम कॉस्ट को एक्टिविटी से लिंक करके पढ़ते हैं कि कॉस्ट जो एक्टिविटी के बढ़ने से बढ़े, एक्टिविटी का कम होने से कम हो, वो वेरिएबल है। वो एक्टिविटी सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स जिस तरह मर्जी मेजर कर लो, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन से याद नहीं रखना हमने। तो दोबारा हम आते हैं यहाँ पे, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। 15 लाख रुपया खर्चा जो एडवर्टीजमेंट पे पे हो रहा है, क्या ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है? बिल्कुल फिक्स्ड है। जवाब बिल्कुल ठीक है आपका। मैं आपको जो आर्गूमेंट एक देना चाह रहा था कि अक्सर बच्चों के जहन में ख्याल आता है कि एडवर्टीजमेंट बढ़ने से सेल भी तो बढ़ जाती है ना। तो भाई डेफिनेशन ये नहीं है कि खर्चे के बढ़ने से एक्टिविटी बढ़े। डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटी के बढ़ने से खर्चा बढ़े। समझ आई बात? खर्चा ज्यादा करोगे तो यह सेल्स बढ़ेगी, लेकिन सेल्स बढ़ने की वजह से क्या एडवर्टीजमेंट ज्यादा हुई है? नहीं, ये अदरवाइज रिलेशनशिप था। तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? वो खर्चा जो एक्टिविटी बढ़ने के बाद बढ़े। एडवर्टीजमेंट में 15 की जगह 20 लाख खर्च कर दूं, मैं 40 लाख खर्च कर दूं, लेकिन वो सेल्स बढ़ने से पहले खर्च किया मैंने, सेल्स बढ़ने की वजह से खर्चा नहीं बढ़ा। तो इसलिए हम ये फिक्स कॉस्ट डेफिनेशन में आएगी। वेरिएबल कॉस्ट का क्राइटेरिया यहां पे बिल्कुल फिट नहीं बैठता। सेल्स पर्सन आर पेड मंथली सैलरी ऑफ 5000 एंड कमीशन ऑफ 2% ईच प्रोडक्ट सोल्ड। ये सेमी वेरिएबल बन गया क्योंकि इसमें कुछ ये हिस्सा फिक्स आ गया है और ये हिस्सा वेरिएबल आ गया है। ये सेमी वेरिएबल कह लो या सेमी फिक्स कह लो, एक ही बात है जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट हमने डेफिनेशन ये पढ़ ली, हमने बात ये क्लियर कर ली थी कि डायरेक्ट कॉस्ट सारी वेरिएबल होती है। डायरेक्ट कॉस्ट सारी वेरिएबल होती हैं, इसका मतलब कोई फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं हो सकती। अच्छा जी, अभी के लिए इतना ही। आप ये एक इलस्ट्रेशन 3 है, आपको नोट्स आपसे शुरू हो गए हैं, वो आपकी होम असाइनमेंट है। इलस्ट्रेशन 3 आप होम असाइनमेंट में करके आएंगे, जो कि आपसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर ही है। और एक मैं एक्टिविटी भी आपको भेजूंगा। इलस्ट्रेशन 3 के अलावा एक एक्टिविटी भी आपको मिलेगी, आज मैं इंशाअल्लाह आपसे शेयर कर लूँगा, वो भी आपकी होम असाइनमेंट होगी, वो भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर ही है, ठीक है। एक एक्टिविटी और एक ये इलस्ट्रेशन 3, ये दो आपकी होम असाइनमेंट्स हैं, इनको आप करके आइएगा। कल कोई इशू होगा इनमें डिस्कस करेंगे और फिर मज़ीद अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।